हे गाइस, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे DSSB PGT कॉमर्स एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे क्वेश्चन का। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है सबके लिए जो भी DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स की। और सिर्फ ये जो है वीडियोज़ ये DSSB के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कॉमर्स से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम है ना, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक आपका PGT कॉमर्स का एग्जाम है, या फिर UGC नेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप NVS के लिए या KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कॉमर्स के लिए, तो सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और पहले वाली वीडियो को देखो। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके 1 से 5 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज की क्लास में हम लोग 6 to 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। यहाँ पे एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है, गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं देखो। इकोनॉमिकल फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। अबव में इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा चूज करना है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन जो है ना मिस फ्रेम है यहाँ पे, ये करेक्टली फ्रेम नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ओके, तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है इसमें से। इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं ना, जोग्राफिकल फैक्टर भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी करते हैं। तो जो हमारा आंसर हुआ इसका क्या हो गया, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे जो है कंपोनेंट हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो हमारा आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जो नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें हम कभी ये नोट को भूल जाते हैं, तो ये नोट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये आपको शायद क्वेश्चन पेपर में ना अंडरलाइन भी नहीं मिलेगा, ये मैंने अंडरलाइन किया है जब ये मैंने क्वेश्चन टाइप किया है। ओके, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है हमें। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, नन ऑफ द अबव। और एक बार हम सारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको देख लेते हैं फटाफट से। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं देखो क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल और नेचुरल फैक्टर्स, जो आपकी क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह होती है ना, ये बहुत मैटर करती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। फिर आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो गए, आपका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, एज क्या है, साइज क्या है, जेंडर, पॉपुलेशन, ये सब आपके आ गए किसके, डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज आपका इकोनॉमिक फैक्टर, आपकी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, या फिर कहाँ जा रही है आपकी इकोनॉमी, लाइक और सिस्टम क्या है आपकी इकोनॉमी का, आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड है, मिक्स्ड है, या फिर होता है ना, 3 हमारे सिस्टम होते थे इकोनॉमी के, लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है, या कम्युनिस्ट है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज आपका पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, आपके गवर्नमेंट के क्या रूल्स वगैरह हैं, ये किस में आ गए हमारे पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स में। नेक्स्ट इज आपका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, क्या बिलीव है जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, वहाँ के लोगों के क्या बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, क्या फेथ रखते हैं वो। फिर आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 7 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। अब आप फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा कि इंडिया में शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। ओके, तो आई होप सबको इसका आंसर पता ही होगा भाई। इसका राइट आंसर क्या है देखो, ऑप्शंस क्या है, MRTP एक्ट, तो ये तो नहीं करता इंडिया में शेयर मार्केट को कंट्रोल। ओके, फिर आपका फेरा भी नहीं करता, और BIFR भी नहीं करता। कौन करता है, सेबी करता है। इंडिया में कौन कंट्रोल करता है भाई शेयर मार्केट को, सेबी। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो गया सेबी। लेकिन हम ये चारों क्या हैं एक बार देख लेते हैं इनको भी फटाफट से। देखो जो MRTP है ना आपका, ये क्या है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, और ये अब है भी नहीं, इसको रिप्लेस कर दिया किसने, कंपटीशन एक्ट ने। कंपटीशन एक्ट आया आपका 2002 में, तो इसने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसमें हम बेसिकली MRTP में यही था कि जो पॉलिसीज होती है, मोनोपोली ना हो जाए किसी की, कंपटीशन से रिलेटेड जो आपका एक्ट है, फेयर कंपटीशन होना चाहिए एक मार्केट में, तो उसको ये रेगुलेट करता था। अब इसको रिप्लेस कर दिया कंपटीशन एक्ट ने 2002 में। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंपटीशन एक्ट आया तो 2002 में था, लेकिन जो इफेक्ट में आया था ना ये आया था 1 सितंबर 2009 में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 सितंबर 2009 में ये इफेक्ट में आया था। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा फेरा। फेरा क्या है आपका, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये
एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये भी रिप्लेस कर दिया किसने, फैमा ने, इसकी जगह फैमा आ गया आपका द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये आया था हमारा 1999 में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, BIFR, और ये होता है हमारा बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली जो हमारी सिक यूनिट्स होती है ना, सिक कंपनीज होती हैं, उनको कैसे डील करना है ये देखता था, लेकिन ये भी रिप्लेस कर दिया गया है भाई NCLT के द्वारा, जिसको फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो आप अगर चाहें तो इनके बारे में थोड़ा सा और गूगल कर सकते हैं। और जो हमारा राइट ऑप्शन था ये क्या था, सेबी, और ये सब हम जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये आया था 1992 में। तो आई होप क्वेश्चन 2 भी आपको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जितना मैं कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई, विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय पंचायत। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, इनमें से कौन सा टैक्स पंचायत कलेक्ट करती है। तो ऑप्शंस आर टैक्स ऑन लोकल फेयर, जो आपके लोकल फेयर मेले वगैरह लगते हैं वो वाले टैक्सेस, या फिर सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और लैंड रिवेन्यू। तो आपको बताना है पंचायत इन चारों में से कौन सा टैक्स कलेक्ट करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है भाई टैक्स ऑन लोकल फेयर। ओके, तो टैक्स ऑन लोकल फेयर जो है वो पंचायत के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। बाकी 3 भी हम देख लेते हैं ये कौन कलेक्ट करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो क्वेश्चन एक बार आ गया वही बार बार आता रहेगा, इनमें से कोई और क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं ना वो इसी टाइप का। तो देखो जो सेल्स टैक्स है आपका, ये तो अब सब्ज्यूम्ड हो गया किसके अंदर, GST के अंदर। और GST के अंदर ना दोनों का ही पार्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, तो GST के अंदर 3 पार्ट होते हैं, आई होप आपको पता होगा। एक होता है आपका CGST, एक होता है आपका SGST, और एक होता है IGST। ओके, तो जो CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया हिस्सा आपका। फिर CGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया स्टेट, ठीक है, स्टेट की पार्टनरशिप हो गई इसके अंदर। और ये जो आपका है ना IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये तब लगाए, देखो CGST तो लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। SGST जो होता है ना तब लगाते हैं जब जो गुड्स है ना आपकी विद इन अ स्टेट सेल हो रही है। लाइक अगर आपकी जो गुड्स है ना वो यूपी के अंदर ही मूव कर रही है, यूपी में ही सेल हो रही है, ठीक है। लेकिन जो IGST होता है ये लगाया जाता है कब, जब आपकी गुड्स जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके सेल होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपका IGST ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, SGST सेल्स स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सॉरी, और IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो आई होप अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आप लोगों को। नेक्स्ट जो आपका था एक ऑप्शन लैंड रिवेन्यू, जो लैंड रिवेन्यू होता है ना ये सब्जेक्ट ऑफ स्टेट होता है, और ये जो है कलेक्ट करता है तहसीलदार। कौन कलेक्ट करता है, ये तहसीलदार कलेक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब तहसीलदार को अलग अलग नामों से बुलाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो एक बार गूगल कर लेना। और कस्टम ड्यूटी किसके द्वारा लेवाई की जाती है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कस्टम ड्यूटी कौन लेवाई करता है। ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको भी करना बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था आपका गेट केम इनटू फोर्स ऑन, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये फोर्स में कब आया। तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से। तो ये फोर्स में कब आया था ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो एक्ट जब आता है तभी वो फोर्स में आ जाए। ओके, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फोर्स में आया था 1 जुलाई 1987 में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1 जुलाई 1987। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू द फोर्स इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 1987, जो हमारा ऑप्शन था। प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये पास कब किया गया था 1986 में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2019 में ये एक्ट जो है अमेंड हो चुका है, तो अब ये बन गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है गुड्स मीन्स। अब गुड्स का मतलब अपने हम बिजनेस में पढ़ते हैं ना कॉमर्स में, गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं, जिसके लिए हम डील करते हैं, वो क्या है हमारी गुड्स हैं। तो इन ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से गुड्स कौन सा होता है, गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है। ओके, तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं भाई, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑक्शनेबल क्लेम्स। देखो ये ऑक्शनेबल क्लेम लिखा हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैंने एज इट इज लिखा है, लेकिन ये एक्शनेबल क्लेम होता है। ओके, इसको हम देखेंगे अभी आगे। या फिर डिक्री। अब हमें बताना है इन चारों में से कौन जो है गुड्स के अंदर आता है। ओके, तो देखो
गुड्स जो है आपकी वो क्या होती है, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि जब जैसे कि आपकी ज्वेलरी हो गई या कोई भी आप आइटम बाहर से परचेज करते हो तो वो क्या होता है, हमारी सारी मूवेबल प्रॉपर्टी वो सब किसके अंदर आ जाती हैं, गुड्स के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो आंसर हो गया हमारा ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो सब आती हैं गुड्स के अंदर, अदर देन, अब यहाँ पे लिखा है अदर देन एक्शनेबल क्लेम, जिसको अभी मैंने अभी ऑप्शन में भी था ना, एक्शनेबल क्लेम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, ना ही मनी इसके अंदर इंक्लूड होता, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। लेकिन इंक्लूड क्या होता है इसके अंदर, इंक्लूड स्टॉक, जो आपका गुड्स का स्टॉक होता है ना वो स्टॉक एंड शेयर्स, यानी कि स्टॉक और शेयर हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। और क्या आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, जो आपकी खेतों में खड़ी हुई फसल है वो, या फिर ग्रास, and things attached to or forming a part of land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale। तो जो भी आपकी लैंड का जो पार्ट है जो सेल से पहले एग्री हुआ था कि ये भी आप लैंड के साथ सेल करोगे, वो सारा हमारा किसके अंदर आता है, गुड्स के अंदर आता है। ओके, बाकी के ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। एक ऑप्शन था हमारा एक्शनेबल क्लेम। अभी एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम मीन्स क्लेम विच कैन बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि कोर्ट क्या है उसको इन्फोर्स कर सकता है। इसका एक एग्जांपल है अ डेब्ट ड्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, आपने एक पर्सन से बोरो किया तो वो क्लेम कर सकता है भाई कि मैंने इस पर्सन को इतनी डेट को इतना पैसा दिया था, अब मुझे वापस चाहिए, तो कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकता है वो वापस करने के लिए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्शनेबल क्लेम। ओके, एक ऑप्शन था हमारा डिक्री। ठीक है, तो डिक्री क्या होता है, एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ पर्सन विद पावर। डिक्री एक ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि किसने दिया है, एक ऐसे पर्सन ने दिया जिसके पास पावर है, ऐसे ही नहीं कि किसी ने भी मुंह उठा के दे दिया। ओके, और बाय अ गवर्नमेंट, और किसने दिया है, गवर्नमेंट ने, या एक ऐसा पर्सन जिसके पास पावर है। एन ऑफिशियल डिसीजन मेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, और जो कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है वो भी हमारा डिक्री के अंदर आता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसको अगर हम डेफिनेशन के साथ जाएं, वैसे इसको कहीं ढंग से डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी देखो क्या है, जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती है ना, जो प्रॉपर्टी मूव नहीं कर सकती, या फिर अगर हम उसको जबरदस्ती मूव भी करवाएं तो वो उस कंडीशन में नहीं रहेगी जो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में थी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंसेज, राइट्स टू वेज, मतलब चलने फिरने का जो आपका रास्ता होता है, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज, और एनी अदर बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड, जो भी बेनिफिट्स आपको लैंड से अराइज होते हैं ना वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग, और ये क्या बोल रहा है, वो चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं जो थिंग्स अटैच कर दी गई है अर्थ के अंदर या फिर परमानेंटली फास्टेंड कर दी गई, मतलब परमानेंटली हमने बोल दिया, जैसे कि आप कोई प्लांट लगाते हो ना अंदर तक जमीन में, उसको खोद के ड्रिल करके अगर आप कोई प्लांट लगा रहे हो, मशीनरी लगा रहे हो ना, तो वो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। ओके, विच इज अटैच टू अर्थ बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, स्टैंडिंग टिम्बर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, ये चीज़ पे ध्यान देना थोड़ा सा। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स जो है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि देखो जो ग्रोइंग क्रॉप्स उसको आप क्या करोगे, काट के सेल कर दोगे ना, वो मूवेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या है, जो आप बांस के पेड़ लगाते हो ना, बांस की खेती होती है, तो वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। ओके, और अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की एक छोटी सी डेफिनेशन देखें ना, यहाँ पे बोला था ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो क्या कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। सिंपल सी डेफिनेशन हम इसको ये बोल सकते हैं, और ये दी भी है लॉ में। ओके, तो आई होप जितना भी आज हमने डिस्कस किया है भाई आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। एंड लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं कोशिश करूंगी अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।